Hi everyone, this is Simranjeet Kaur and welcome back to my channel. So today again I'm up with one more video and this video is again on winding up. This is part 4. I hope you all have watched part 1, 2 and 3. If you have not, I request you to watch 1, 2 and 3 and then only come to part 4. So without wasting any time, let's start. We have discussed in the previous video, we have discussed about section 281 and 285. राइट मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि जब से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया है तब से वाइंडिंग अप के प्रोविजंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे, सिर्फ गिन चुन के 18 सेक्शंस ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोगों ने डिटेल में सारे सेक्शंस इतने नहीं पढ़े। जैसे 281 से हम लोगों ने डायरेक्टली 285 पे आ गए, तो जो मैं सेक्शंस पढ़ा रही हूँ काइंडली आप वही सेक्शंस पढ़िए, बिकॉज वही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। बाकी सेक्शंस आप रीड कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू सेक्शन 290 विच टॉक्स अबाउट पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कंपनीज लिक्विडेटर। जो सबसेक्शन 1 है ना सेक्शन 290 का, वो बोलता है कि लिक्विडेटर के पास पावर है कि वो बिजनेस कैरी ऑन कर सकता है कंपनी का। देखिए, जब लिक्विडेटर अपॉइंट होता है ना तो रोल ऑफ डायरेक्टर्स ये सब का खत्म हो जाता है। कौन किसका रोल अब आ जाता है वहाँ पे? लिक्विडेटर का रोल आ जाता है। तो लिक्विडेटर के पास पावर है कि वो बिजनेस कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, एग्जीक्यूट कर सकता है इन द नेम ऑफ द कंपनी ऑल डीड्स। वो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट काम, वो कंपनी का एसेट सेल कर सकता है और जो पैसा उसके पास आएगा वो क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉयज़ को वो पैसा दे देगा। वो लोन्स भी रेज कर सकता है, वो कोई लीगल एक्शंस भी ले सकता है, वो कोई इंस्टीट्यूट कर सकता है या डिफेंड कर सकता है एनी सूट या फिर लीगल प्रोसीडिंग्स। वो ड्रॉ कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अभी के लिए आप इतना ही जानिए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक। तो ही कैन ड्रॉ, एक्सेप्ट, एक्सिक्यूट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ही कैन रिकवर वो डेड कॉन्ट्रीब्यूटरी। कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है, कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब क्या होता है? मेंबर, राइट, जो शेयर्स होल्ड करते हैं, राइट। मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रीब्यूटरीज। तो वो जो डेड कॉन्ट्रीब्यूटरी, डेड मेंबर है, उससे भी पैसा रिकवर कर सकता है फ्रॉम हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। वो इंस्पेक्ट कर सकता है फाइल्स ऑफ द रजिस्ट्रार। वो प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकता है CS या एडवोकेट से, कोई इंसिडेंटल एक्शन भी ले सकता है, वो NCLT को अप्रोच भी कर सकता है लिक्विडेटर। सो बट ऑब्वियस है, जो पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। आपका पहला फंक्शन याद रखिए कि लिक्विडेटर जब अपॉइंट होता है वही सब कुछ करता है कंपनी के रिगार्डिंग। डायरेक्टर्स वेक्टर्स का कोई रोल नहीं होता, अब लिक्विडेटर ही सब कुछ करता है। बिजनेस वो कैरी ऑन करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो वो करेगा, वो लोन रेज कर सकता है, वो रिकवर कर सकता है लोन्स, वो इंस्टीट्यूट कर सकता है, डिफेंड कर सकता है कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स को, और एसेट्स को सेल कर सकता है। एसेट्स से जो सेल करके जो पैसा आएगा वो क्रेडिटर्स वगैरह, एम्प्लॉयज़ एंड अदर पर्सन जिन लोगों का अमाउंट ड्यू है उन लोगों को पैसा दे सकता है। वो NCLT से हेल्प ले सकता है, अप्रोच कर सकता है NCLT को। वो प्रोफेशनल हेल्प ले सकता है, वो फाइल्स इंस्पेक्ट कर सकता है, जो फाइल्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास पड़ी रहती हैं। ये है सेक्शन 290 का सबसेक्शन 1। अब 290 का सबसेक्शन 2 बोलता है कि देखिए, ये जितने भी पावर्स लिक्विडेटर एक्सरसाइज कर रहा है ना, जो भी हम लोगों ने ऊपर पावर्स पढ़े हैं, बिजनेस, लोन्स रेस करना, सेल करना एसेट्स, जो पैसा आएगा वो क्रेडिटर्स को देना, ये जितने भी पावर्स लिक्विडेटर एक्सरसाइज कर रहा है ना, ये इसका सुपरविजन या ओवरऑल कंट्रोल किसके पास है? ट्राइब्यूनल के पास है। अभी तो इसका मतलब इस सेक्शन से हम लोग को ये पता चलता है लिक्विडेटर का बॉस कौन है? ट्राइब्यूनल। अब डायरेक्टली हम लोग जंप कर रहे हैं सेक्शन 292 के ऊपर। 290 हम लोगों ने पढ़ लिया। 290 का सबसेक्शन 1 में तो पावर्स लिखा है, 290 के सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि लिक्विडेटर का बॉस कौन है, वो जितनी भी पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका बॉस कौन है? ट्राइब्यूनल, राइट। अब 292 में आपको ये पता चलेगा कि लिक्विडेटर के ऊपर सिर्फ ट्राइब्यूनल ही हक जता रहा, बट और 3 आदमी हैं जो उसके ऊपर हक जता रहे हैं। वो है क्रेडिटर्स, कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड द एडवाइजरी कमिटी। एडवाइजरी कमिटी सेक्शन 287 में लिखा हुआ है, काइंडली इसको पढ़ लीजिएगा। वो वो एडवाइजरी कमिटी बनती है टू एडवाइज द लिक्विडेटर्स। तो इसका मतलब 290 का सबसेक्शन 2 बोलता है कि लिक्विडेटर का बॉस है ट्राइब्यूनल, और 292 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है सिर्फ ट्राइब्यूनल ही नहीं बल्कि क्रेडिटर्स, कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड एडवाइजरी कमेटी भी उसके ऊपर हक जताती हैं। और
2 सबसेक्शन 3 में लिखा है कि ये जो रूल कर रहे हैं ना क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स, लिक्विडेटर के ऊपर जो रूल कर रहे हैं, उस रूल की वजह से अगर लिक्विडेटर डर जाता है तो ऑब्वियसली वो मीटिंग कंडक्ट नहीं करेगा। क्योंकि उसको पता है अगर मैं मीटिंग कंडक्ट करूंगा तो क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स मेरे ऊपर रूल जमाएंगे। अगर तो वो डर जाता है तो याद रखना कि अगर क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स राइटिंग में अगर रिक्वेस्ट कर देना कि लिक्विडेटर तुमको मीटिंग कंडक्ट करना है, तो लिक्विडेटर को मीटिंग कंडक्ट करना पड़ेगा। दिस इज मैंडेटरी। सो 292 सबसेक्शन 1 में पता चला लिक्विडेटर का बॉस कौन कौन है, क्रेडिटर्स, कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड एडवाइजरी कमिटी। ट्राइब्यूनल भी उसका बॉस है। और अगर इसके डर की वजह से ही इज नॉट कंडक्टिंग द मीटिंग, देन माइंड इट, a request in writing by the creditors and contributors of not less than 1/10 in value, of the creditors and contributors as the case may be, if they apply in writing कि आपको मीटिंग कंडक्ट करना है लिक्विडेटर जी, तो लिक्विडेटर को कंडक्ट करना पड़ेगा ये मीटिंग। और अगर नहीं डरता तो वो खुद भी तो आराम से मीटिंग कंडक्ट कर सकता है। लिक्विडेटर ऑन इट्स ओन ऑल्सो कैन कंडक्ट अ मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स। और याद रखिए द पर्सन हु इज अग्रीव्ड, कोई भी पर्सन अगर अग्रीव्ड है लिक्विडेटर के ऑर्डर से, कोई भी पर्सन अग्रीव्ड है with the decision of the company's liquidator, he can approach the tribunal and tribunal may confirm, reverse and modify the act or decision complained of। ये हो गया 292। आज हम लोगों ने पढ़ा 290 का सबसेक्शन 1 एंड 2 जो कि पावर्स एंड बताता है कि लिक्विडेटर का बॉस कौन है, ट्राइब्यूनल। 292 में हम लोगों ने पढ़ा लिक्विडेटर का बॉस सिर्फ ट्राइब्यूनल नहीं और भी 3 है। कौन है, क्रेडिटर्स, कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड एडवाइजरी कमिटी। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अगर ये लोग लिख कर दे देना कि आपको मीटिंग कंडक्ट करना है तो लिक्विडेटर को मीटिंग कंडक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, मीटिंग अगर लिक्विडेटर खुद भी चाहे तो ऑब्वियसली मीटिंग कंडक्ट कर सकता है। अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड है तो वो किसको अप्लाई करेगा, ट्राइब्यूनल को, एंड ट्राइब्यूनल में कंफर्म, रिवर्स और मॉडिफाई द एक्ट और डिसीजन। नाउ डायरेक्टली जंप टू सेक्शन 294 which talks about audit of company liquidator account। अब सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन लिक्विडेटर का क्या है कि वो एसेट्स को सेल करेगा और एसेट सेल करने के बाद जो पैसा आएगा वो पैसा वो क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स को दे देगा। राइट, अभी इतना पैसा आना जाना, इट्स अ बिग टास्क, इट्स नॉट दैट इजी। Obviously, then books of account has to be maintained. Then liquidator will be maintaining proper books and account. He will maintain proper books of accounts. ये जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिक्विडेटर मेंटेन कर रहा है ये किसको देगा, क्यों मेंटेन कर रहा है, क्योंकि उसको लिक्विडेटर को ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों मेंटेन कर रहा है, क्योंकि ये लिक्विडेटर ट्राइब्यूनल को ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स देगा। कब देगा, ट्वाइस इन ईच ईयर। Liquidator has to submit these books of accounts twice in each year. To whom? To the tribunal. This is written in short. Kindly read the Bear Act provisions also. Now, अब जब ट्राइब्यूनल को देगा, क्या ट्राइब्यूनल ऐसे ही इसको खेलेगा क्या उसके साथ, नहीं, वो क्या करेगा, वो ऑडिट करवाएगा। ऑडिट करवाएगा किसका, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होगा। और जब ऑडिट का कॉपी इसके पास आ जाएगा लिक्विडेटर के पास, तो लिक्विडेटर क्या करेगा, उस ऑडिटेड कॉपी को किसको किसको देगा, ट्राइब्यूनल को देगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देगा, एंड दैट ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स will be visible to the creditors, the contributors or any person who is interested। उन लोगों को visible रहेगा ये वाला बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सेक्शन 324 से लेके 335, जिसमें से आपको पूरा सेक्शंस नहीं पढ़ना, जितने सेक्शंस यहाँ पे लिखे हैं ना ये सारे सेक्शन 328, 329, 332, 333, 326 एंड 327 आपको यही पढ़ने हैं। ठीक है, आप बाकी सेक्शंस रीड कर सकते हो, नो डाउट। ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे जो कि समझाना इंपॉर्टेंट था। राइट, सो ये बोलता है कि मेन टास्क, हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, मेन टास्क ऑफ लिक्विडेटर। मेन टास्क ऑफ लिक्विडेटर क्या है, मैंने आपको क्या बोला कि एसेट्स सेल करना और जो पैसा आएगा वो क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स को दे देना है। राइट, तो और भी क्या टास्क है, रिकवरी ऑफ एसेट्स। रिकवरी ऑफ एसेट्स, जिन जिन लोगों से एसेट्स लेना बाकी है उससे भी रिकवर करेगा।
ठीक है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस, ट्रांसफर्स नॉट इन गुड फेथ, फ्लोटिंग चार्ट, डिस्क्लेमर ऑफ ओनर्स प्रॉपर्टी, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ पेमेंट। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम। आपको प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट पूछा जाएगा, किसको पहले, सबसे पहले पैसा मिलता है और किसको सबसे लास्ट में पैसा मिलता है। सबसे लास्ट में किसको मिलता है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। ठीक है, सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे लिखा हुआ है ना, आपको इसी सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स जिनको है उनको सबसे पहले दिया जाता है। हम लोग देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, देन प्रेफरेंशियल पेमेंट्स। देखिए, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट एंड प्रेफरेंशियल पेमेंट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। डिबेंचर्स होल्डर, जो डिबेंचर होल्डर उन लोगों को पैसा दिया जाता है, सबसे लास्ट में दिया जाता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं व्हाट डू मीन बाय फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस। सी, फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस का मतलब यही है कि आपने किसी को प्रेफरेंस दिया है, किसी खास एक इंसान को आपने प्रेफरेंस दिया है फ्रॉडुलेंटली। इसका मतलब जो प्रोविजन है वो बोलता है, प्रोविजन सेक्शन मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस का सेक्शन है सेक्शन 328। तो फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस का मतलब है कि वेयर अ कंपनी हैज गिवन प्रेफरेंस। अच्छा, कंपनी ने किसी एक इंसान को प्रेफरेंस दिया है, हु इज वन ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। अब याद रखिए, क्रेडिटर्स मतलब किसी, उसने कुछ ना कुछ पैसा दिया है कंपनी को, ठीक है। तो वन ऑफ द क्रेडिटर्स को, इतने सारे क्रेडिटर्स है और आप एक जन को प्रेफरेंस दे रहे हो सकता है वो क्रेडिटर जो है ना वो कोई रिश्तेदार हो, कंपनी के डायरेक्टर, हो सकता है कि वो एमडी का या कोई डायरेक्टर का ब्रदर सिस्टर हो सकता है ना। तो इसीलिए उसको खास प्रेफरेंस मिल रहा है, खास प्रेफरेंस मिल रहा है। और एसेट्स क्या क्या ट्रांसफर हो गया उस खास आदमी को, वो सपोज वो खास आदमी डायरेक्टर का कजन है फॉर एग्जांपल, उसको एसेट्स आपने ट्रांसफर कर दिए, गुड्स ट्रांसफर कर दिया, कुछ पेमेंट्स दे दिए और आपने मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट कर दिया। ये सब आपने क्यों किया? क्योंकि आपको पता था कि कंपनी ना वाइंड अप के पोजीशन में, कंपनी ना बस अभी 6 महीने बाद ही ना वो वाइंडिंग अप पिटीशन फाइल कर देगी। इसीलिए आपने क्या किया कि चलो एसेट्स हम लोग अपने रिश्तेदारों के नाम कर देते हैं, क्योंकि लिक्विडेटर तो ये देखेगा ना कि कंपनी के एसेट्स कितने बाकी है कंपनी में और फिर उसको सेल करेगा। तो ऐसे करते कंपनी के एसेट्स ही मैनिपुलेट कर देते हैं, कंपनी के एसेट्स सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, खास आदमी लोगों को, खास क्रेडिटर्स को। तो दिस इज कॉल्ड फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस। कंपनी हैज गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन और उसके नाम पे एसेट्स, उसको गुड्स दे दिया, पेमेंट्स वगैरह कर दिया। तो अगर लिक्विडेटर को ऐसा कुछ पता चलता है, और ये कब किया ट्रांसफर? डन प्रायर टू 6 months ऑफ मेकिंग वाइंडिंग अप पिटीशन एप्लीकेशन। जब इट्स डन प्रायर टू 6 months ऑफ मेकिंग वाइंडिंग अप एप्लीकेशन, अगर लिक्विडेटर को ऐसा कुछ लगे तो लिक्विडेटर क्या करेगा? एप्लीकेशन देगा ट्राइब्यूनल को। लिक्विडेटर क्या करेगा? ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन देगा और ट्राइब्यूनल अगर सेटिस्फाइड हुआ, उसको लगा कि हाँ सच्ची फ्रॉड हुआ है, तो वो रिवर्स कर देगा। रिवर्स कर देगा मतलब इसके पास जितना भी एसेट्स वगैरह था वो वापस कंपनी के पास आ जाएगा। इसीलिए बोला जाता है रिकवरी ऑफ एसेट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ लिक्विडेटर। मतलब जो एसेट किसी के पास फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफर हुआ है, उस एसेट को वापस कंपनी के पास आ जाएगा। दैट्स कॉल्ड फ्रॉडुलेंट preference, and your preference is given to one of the creditors of the company. Now we are dealing with section 329 which talks about transfers not in good faith. Now what do you mean by transfer not in good faith? ट्रांसफर नॉट इन गुड फेथ मतलब आपने फिर से किसी रिश्तेदार को, अभी वो क्रेडिटर का मामला गया, पहला फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस आप क्रेडिटर को दे रहे थे, अब आपने ट्रांसफर नॉट इन गुड फेथ किया है, मतलब आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को प्रेफरेंस दिया और उसको ट्रांसफर कर दिया। सपोज कंपनी ने अपने XYZ को एसेट्स वगैरह ट्रांसफर कर दिया, और कब ट्रांसफर किया? इट इज मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन ऑफ वाइंडिंग अप। आपने ऐसे ट्रांसफर कर दिया, तो ऑब्वियसली अब जिस इंसान को आपने ट्रांसफर किया है ना, तो लिक्विडेटर वापस ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेगा, ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाई हुआ तो रिवर्सल ऑर्डर पास कर देगा, तो उस इंसान से एसेट लेकर वापस कंपनी के पास आ जाएगा, क्योंकि आपने ट्रांसफर जो एसेट किया है इन गुड फेथ नहीं किया, क्योंकि आपको पता था कंपनी वाइंड अप पिटीशन फाइल करने वाले, तो आपने एसेट्स को, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को आपने हटाने का कोशिश किया है। ठीक है, तो इसके एक्सेप्शंस हैं। अगर ये ट्रांसफर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ है, या फिर गुड फेथ में, या फिर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, पैसा लिया गया है, वैल्यूएबल कंसिडरेशन लिया गया है,
समथिंग इन रिटर्न आपको मिला है, देन ऑफ कोर्स इट इज ओके, देन इट इज नॉट, देन ट्रांसफर इज इन गुड फेथ. ओके. फ्लोटिंग चार्ज. नेक्स्ट वी आर डीलिंग विद फ्लोटिंग चार्ज. फ्लोटिंग चार्ज का मतलब सपोज एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर था. अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पता है कि मुझे तो सबसे लास्ट में पैसा मिलेगा, ठीक है, उसको तो सबसे लास्ट में पैसा मिलता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को. अब उसको ये पता था और उसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया कंपनी को कि देखिए कंपनी जी, आप ऐसा कीजिए, आप जनरल चार्ज ऑन ऑल एसेट्स क्रिएट कर दीजिए ताकि मेरा थोड़ा पोजीशन ठीक हो जाए, मैं थोड़ा ऊपर आ जाऊँ लिस्ट में. तो आप क्या कीजिए, आप जनरल चार्ज ऑन ऑल एसेट्स क्रिएट कर दीजिए ताकि मैं थोड़ा लिस्ट में ऊपर आ जाऊं. तो दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज नॉट वैलिड. अगर ऐसा कुछ हुआ है तो देन इट्स प्रॉब्लमैटिक. बट इसके एक्सेप्शंस है. अगर ये चीज तब हुई है जब कंपनी सॉल्वेंट थी, अगर इसने तब रिक्वेस्ट किया इसको कंपनी को जब कंपनी सॉल्वेंट थी, तो दिस इज एन एक्सेप्शन. बट और सपोज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने जब इसको रिक्वेस्ट किया कंपनी को कि आप जनरल चार्ज क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने जैसे ही ये चार्ज क्रिएट हुआ, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने कंपनी को और पैसा दे दिया था. तो देखिए चार्ज इज वैलिड, ये चार्ज वैलिड तब होगा इफ एनी कैश इज पेड. अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने जब चार्ज क्रिएट हो गया उसको पैसा दिया था, देन दिस चार्ज इज ओके, देन दिस चार्ज इज ओके. बट अगर आप पैसा भी नहीं दे रहे हो एंड प्लस तब कंपनी सॉल्वेंट भी नहीं थी, तब अगर आप कर रहे हो तो दैट इज अ डेंजरस थिंग. Okay. Disclaimer of onerous property. What do you mean by onerous property? Onerous property means some burdensome property. कोई burdensome property है, कोई troublesome property है, ठीक है. Disclaimer, claim का उल्टा disclaimer. Claim करना मतलब कि लेना, disclaim करना मतलब कि नहीं नहीं, I don't want to claim this. क्लेम का उल्टा डिस्क्लेमर. ऑनरस प्रॉपर्टी मीन्स सम बर्डनसम ट्रबलसम प्रॉपर्टी. कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम लोग सेकेंड हैंड गाड़ी लेने जाने वाले होते हैं तो हम लोग को क्या लगता है कि यार इसको तो मेंटेन करने में ज़्यादा खर्चा आ जाएगा. तो हम लोग अगर कंपनी के पर्सपेक्टिव में बोले, लिक्विडेटर बोलता है कि अगर मैं इस एसेट को सेल करता हूँ, अगर इस एसेट को सेल करता हूँ तो जो एसेट का मुझे पैसा आएगा वो इनफ नहीं है, वो पैसा इनफ नहीं, क्योंकि उस एसेट के ऊपर मेरे पॉकेट से ज़्यादा खर्चा हो जाएगा उसको मेंटेन करने में. लिक्विडेटर को अगर ऐसा लगे कि एसेट सेल करने पे जो पैसा आएगा वो पैसा बहुत कम है क्योंकि उसको मेंटेन करने में एसेट को खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, इन दैट केस वो डिस्क्लेम कर सकता है वो प्रॉपर्टी को, क्योंकि वो ट्रबलसम प्रॉपर्टी है. कोई भी लैंड शेयर या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या अनप्रॉफिटेबल कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, है ना, जिससे कंपनी को लगे कि इसको डिस्क्लेम करना ही ठीक है, तो वो डिस्क्लेम कर सकता है. बट ऐसे ही नहीं, उसको एक परमिशन लेना पड़ेगा ट्राइब्यूनल से. And at any time within a period of 12 months after the commencement of winding up or with such extended period, he can disclaim that property. मैंने इस सेक्शन को जो इम्पोर्टेंट था वो डिस्कस किया है, रेस्ट ऑफ द सेक्शन आपको बेयर एक्ट से पढ़ना पड़ेगा, राइट. तो हम लोगों ने ये सारे कंसेप्ट समझ लिए. व्हाट डू मीन बाय फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस? जब क्रेडिटर को आप प्रेफरेंस दे रहे हो, दैट्स कॉल्ड फ्रॉडुलेंट. तो अगर लिक्विडेटर को पता चल गया तो अप्लाई कर देगा ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा. दैट मीन्स क्रेडिटर से वापस आप एसेट कंपनी के पास आ जाएगा. ट्रांसफर नॉट इन गुड फेथ. यहाँ पे मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी XYZ थर्ड पर्सन को आप दे रहे हो, और अगर इस मोटिव से दे रहे क्योंकि आपको पता है कि एक साल बाद हम लोग पिटीशन फाइल कर देंगे बाइंडिंग आपका, और आप मैनिपुलेट कर रहे हो, आप हटाने का कोशिश कर रहे हो एसेट्स एंड ऑल, तो फिर वापस लिक्विडेटर ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन देगा, ट्राइब्यूनल रिवर्सल ऑर्डर पास कर देगा, उस आदमी से एसेट्स लेके मूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह लेकर आप वापस कंपनी के पास आ जाएगा. फ्लोटिंग चार्ज का कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओनरस प्रॉपर्टी, दैट मीन्स नॉट क्लेमिंग द बर्डनसम प्रॉपर्टी, ये भी डिस्कस कर लिया. अब हम लोग देखते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ पेमेंट, किसको किसको कैसे कैसे पैसा मिलेगा. सबसे पहले ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट हम लोग पढ़ेंगे, देन हम लोग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन बता दूंगी जो आपको बेयर एक्ट से पढ़ना है, यू कैन नॉट इग्नोर देम. So now moving on to the overriding preferential payment which is dealt under section 326. ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट में ये बोला गया है कि सबसे पहले पैसा मिलेगा वर्कमैन ड्यूज, सबसे पहले पैसा मिलेगा वर्कमैन ड्यूज, सबसे पहले पैसा मिलेगा वर्कमैन ड्यूज को, एंड उसके बाद मिलेगा सिक्योर्ड क्रेडिटर को. सबसे पहले पैसा मिलेगा वर्कमैन ड्यूज को, उसके बाद मिलेगा सिक्योर्ड क्रेडिटर को. बट कौन सा वर्कमैन? जिन लोगों का सपोज 2 वर्कमैन है, एक का 4 साल का पैसा बाकी है, एक का 2 साल का पैसा बाकी है, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगा? जिसका 2 साल का पैसा बाकी है.
ठीक है, पैसा किसको मिलेगा, विच आर पेबल फॉर अ पीरियड 2 years प्रिसीडिंग द वाइंडिंग अप ऑर्डर, ठीक है, जिसका 2 साल का पैसा बाकी है उसको पहले मिलेगा। उसके बाद सपोज 150 lakhs का कोई प्रॉपर्टी है, एसेट है, ठीक है, आप सबसे पहला उसमें से आप वर्कमैन ड्यूज जिनका 2 साल का पैसा बाकी उनको दे दो, सपोज 30 लाख, तो 150 माइनस 30 कितना बचता है, 120, ठीक है, 120 बचता है, राइट। तो उसके बाद सपोज सिक्योर्ड क्रेडिटर का 100 लाख बाकी है, सिक्योर्ड क्रेडिटर का 100 लाख बाकी है, दूसरे वर्कमैन का 40 लाख बाकी है। वह दूसरा वर्कमैन मतलब जिनका मोर देन 2 years, मतलब 4 साल का जिनका पैसा बाकी है, उनका 40 लाख बाकी है, ठीक है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 150 माइनस 30, क्योंकि वर्कमैन ड्यूज जिनका 2 साल का बाकी है वो 30 लाख है, तो 150 माइनस 30 कितना होता है, 120 में से सिक्योर्ड क्रेडिटर कितना है, 100, और वर्कमैन ड्यूज एक्सीडिंग 2 years मतलब जिनका 4 साल का बाकी है वो कितना है, 40, तो टोटल कितना आता है, 140, बचा हम लोग के पास बैलेंस कितना, 120, राइट। ये आप जब सुन रहे हो प्लीज कॉपी लेके बैठे तभी आपको समझ में आएगा। सपोज एसेट्स एक कंपनी का है 150 लाख, ठीक है, वर्कमैन ड्यूज जिनका 2 साल का पैसा बाकी है वो है 30 लाख, और वर्कमैन ड्यूज विद मोर देन 2 years जैसे जिनका 4 साल का बाकी है उनका है 40 लाख, और सिक्योर्ड क्रेडिटर का बाकी है कितना, 100 लाख, 100 lakhs। तो सबसे पहले हम लोग किसको पैसा देंगे, वर्कमैन ड्यूज विद 2 years जिनका 2 साल का पैसा बाकी है, जो कि था कितना, 30 lakhs, तो 150 माइनस 30 कितना बैलेंस आता है, 120 लाख, 120 आपका बचा कंपनी का, ठीक है। 120 अब आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आपका सिक्योर्ड क्रेडिटर कितना बाकी है, 100, और आपका वर्कमैन ड्यूज ओवर 2 years जिनका 4 साल का पैसा बाकी है वो कितना था, 40 लाख, तो टोटल कितना होता है 140, और बचा आपका कितना 120। अगर तो आपका पूरा का पूरा 140 बचा है, सपोज कंपनी का अगर बैलेंस 140 बचा है तो पूरा का पूरा इन दोनों को दे दो, वर्कमैन ड्यूज एंड क्रेडिटर्स, ठीक है, आफ्टर पेइंग ऑफ दी वर्कमैन ड्यूज विद लेस देन 2 years, ठीक है, उनको देने के बाद जो बचा आप क्रेडिटर्स एंड वर्कमैन ड्यूज ओवर 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, 4 years जिनका ड्यू था उनको दे दो। अगर तो पूरा नहीं बचा, जैसे हम लोग के एग्जाम्पल में 120 बचा और देना कितना है 140, ठीक है, तो आप उसको उस रेशियो में 100:40 के रेशियो में, दैट इज 5:1, यस 5:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्रेडिटर्स सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड वर्कमैन ड्यूज विथ 4 years जिनका बाकी है, 4 साल का जिनका पैसा बाकी है, राइट। तो सबसे पहले दो वर्कमैन ड्यूज को, सेकंड दो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, वर्कमैन ड्यूज हमेशा प्रेफरेंस में रहेगा, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है कि वर्कमैन ड्यूज विद जिनका 2 साल का पैसा बाकी उनको प्रेफरेंस पहले मिलेगा और उनको पहले पूरा का पूरा पैसा मिलेगा जिनका उनका बाकी है, और जो बाकी है जैसे वर्कमैन ड्यूज विद मोर देन 2 years जिनका 4 साल का सपोज फॉर एग्जांपल पैसा बाकी है एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उनको अगर पूरा पैसा है 140 है, 140 लाख कंपनी का है और उनका भी ड्यू 140 है तो सब पूरा का पूरा सबको दे दो। बट अगर कंपनी का 120 बैलेंस है फॉर एग्जांपल और इनका 140 है तो उनको प्रोपोर्शनेटली इक्वल प्रोपोर्शंस में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। अगर कोई डाउट है इस चीज़ में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं आपको और सिंपलर वे में विद फिगर्स ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपको इसमें डाउट है अभी भी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं एक और वीडियो ले आऊँगी जहाँ पे आपको मैं विद सम्स जो मैं अभी आपको डिक्टेट किया था वो मैं बोर्ड पे लिख के समझा दूंगी आपको। सो प्रेफरेंशियल पेमेंट, नेक्स्ट मैंने आपको बोला था एक तो ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स और एक है प्रेफरेंशियल पेमेंट्स। उसमें तो हम लोगों ने समझा कि वर्कमैन ड्यूज को पहले मिलेगा देन मिलेगा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। यहाँ पे जितने भी जिनका भी नाम मैं लूँगी ना सबका इक्वल रैंक है, सब एक ही लाइन में, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे उधर हम लोगों ने पढ़ा वर्कमैन ड्यूज को पहले मिलेगा फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो भी हम लोग पढ़ेंगे सबका इक्वल रैंक है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट का कोई पैसा बाकी है, कोई टैक्सेस वगैरह बाकी है तो वो भी मिल जाएगा। ऑब्वियसली जब कंपनी वाइंड अप होगी तो उनको अगर गवर्नमेंट का तुमने ड्यूज़ क्लियर नहीं किया तो उनको भी तो पैसा देना पड़ेगा ना, उनका ड्यूज़ आप दे दोगे। ऑल वेजेस, अगर एम्प्लॉयज़ का कोई वेजेस वगैरह बाकी है तो वो आप दोगे। कौन सा वेजेस, रेलिवेंट डेट से, अब व्हाट डू मीन बाय रेलिवेंट डेट, रेलिवेंट डेट मीन्स जब वाइंडिंग अप का ऑर्डर आया था
या फिर जिस दिन लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है, विच एवर इज लेटर, जिस दिन वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास हुआ या फिर जिस दिन लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ, विच एवर इज लेटर विल बी द रेलिवेंट डेट। रेलिवेंट डेट से आप 12 महीना पीछे चले जाओ, 12 महीना पीछे चले जाओ रेलिवेंट डेट से। 12 महीना पीछे गए, ठीक है। अगर सपोज किसी एम्प्लॉय ने 12 महीना काम किया है और उसको 12 महीना का सैलरी नहीं मिला है, तो उसको कितना मिलेगा? अगर कंपनी वाइंड अप हो जाती है तो उसको कितने का सैलरी मिलेगा? 12 महीने का नहीं मिल सकता, जबकि ड्यू था 12 महीने का ही, बट उसको 12 महीने का सैलरी नहीं मिलेगा, उसको 4 मंथ्स का सैलरी मिलेगा, सिर्फ एंड सिर्फ 4 मंथ्स का सैलरी मिलेगा। ऐसा क्यों? देखो, कंपनी अगर वाइंड अप होती है तो सबको तो पैसा देना होता है ना। यू कैन नॉट से मेरा 12 महीने का, यू हैव टू गिव मी 12 महीने का, नो, सबको तो देना पड़ेगा ना। अब इतने तो एसेट्स होते नहीं है, मेन फंडा क्या है? कंपनी के पास तो पैसा ही नहीं है, कंपनी के पास पैसा नहीं है, इसीलिए तो नहीं आपको दे रही, राइट। तो 4 मंथ्स का एटलीस्ट आपको पैसा मिल जाएगा। ये तो हो गया सिचुएशन 1। अगर एम्प्लॉय ने 12 महीना काम किया है, उसको 12 महीने का सैलरी नहीं मिला, बट जब कंपनी वाइंड अप होती है तो रिमेंबर वन थिंग, आपको 4 मंथ्स का सैलरी मिलेगा, 12 महीने का नहीं। सेकेंड सिचुएशन, एक एम्प्लॉय ने सपोज 6 महीना काम किया एंड 6 महीना ही डिड नॉट वर्क, 6 महीना काम किया, 6 महीना काम नहीं किया, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिस 6 महीना उसने काम किया, उस 6 महीने का उसको सैलरी मिलना चाहिए, पर कंपनी ने नहीं दिया और कंपनी वाइंड अप पे चलेगी, तो आपको 6 महीने का सैलरी तो नहीं, बट आपको 4 महीने का तो पक्का मिल ही जाएगा, 4 महीने का तो पक्का मिल ही जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है ना, इंसान ने 6 महीना काम किया, उसके बाद 6 महीना छोड़ दिया क्योंकि कंपनी पैसा दे नहीं रही थी, कंपनी वॉज नॉट गिविंग हिम मनी, इसलिए ही लेफ्ट। तो ही विल नॉट गेट फॉर दिस, he has worked for 6 months, he was supposed to get the 6 month salary, but company was not able to give him 6 month salary, but जब कंपनी वाइंड अप पे जाएगी एटलीस्ट 4 मंथ का सैलरी तो भैया आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो गवर्नमेंट ड्यूज जो है वो क्लियर हो जाएंगे, एम्प्लॉयज का पैसा क्लियर हो जाएगा, एम्प्लॉय का अगर कोई पैसा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में कोई फंसा हुआ है वो भी पैसा मिल जाएगा, कंपनी को अगर किसी का डेथ हो गया, कंपनसेशन मिलना चाहिए था पर कंपनसेशन दे नहीं पा रही कंपनी, तो अगर जब कंपनी वाइंड अप पे जाएगी तो वो कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। अगर कोई फंड बना है फॉर वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज, अगर कोई फंड बना था और उसमें पैसा फंसा हुआ है और कंपनी दे नहीं रही थी, तो जब वाइंड अप पे जाएगी तो वो जो जिस एम्प्लॉय का पैसा बाकी था वो सब दे दिया जाएगा, ठीक है। और अगर किसी और इंसान ने पैसा दिया है, सपोज जितनी भी सैलरी वेजेस एम्प्लॉयज वगैरह की बाकी थी, कंपनी ने तो नहीं दिया बट कोई और पर्सन ने, सम अदर पर्सन हैज पेड इट, तो ऑब्वियसली जब कंपनी वाइंड अप पे जाएगी तो वो सम अदर पर्सन भी तो बोलेगा, हेलो आई हैव पेड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, नाउ आई एम सपोज टू रिसीव। होता है ना कई बार, दया माया आ गई, आपने कंपनी was supposed to pay the salary and wages and all that stuff, but company could not pay because it did not have fund, some other person has paid that fund, now that some other person will stand in the line now when company is going to wind up, so that some other person will also be paid, राइट अब यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इस सेक्शन में जो भी हम लोगों ने पढ़ा सबका रैंक इक्वल है, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा उसमें वर्कमैन ड्यूज को पहले मिलेगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को बाद में मिलेगा, इसमें सबका रैंक इक्वल है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। तो ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट एंड प्रेफरेंशियल पेमेंट हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब मैंने खाली ये सारा आई हैव डेल्ट विद सेक्शन 327 सब सेक्शन 3 तक। आपका होमवर्क है कि आपको पूरा का पूरा 7 तक पढ़ना है, राइट। सो और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, एंड अगेन आई रिपीट, इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड माई वाइंडिंग अप वीडियो 1 and 2 and 3, प्लीज़ काइंडली वॉच दैट, एंड after watching that only you are supposed to watch this winding up video too. Thank you so much. Please do not forget to like, share and subscribe. Thank you.